कैसे हो आप सभी? आई होप एंड आई विश कि आप लोग अच्छे से हो और अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मिशन नेट जेआरएफ। 1 सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। स्टार्ट करते हैं अपना मिशन नेट जेआरएफ जून 2021। अभी हम अपना पेपर 2 कवर कर रहे हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट, जिसमें यूनिट 1 में पार्ट ए कवर हो चुका है, पार्ट बी हम कवर कर रहे हैं। आप आई थिंक आप बहुत ही बोर भी हो गए होंगे कि ये जो हमारा फिलॉसफी का यूनिट है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है। जितना अभी तक हमने पढ़ा ना, इतने में तो हम 2 यूनिट अपनी कवर कर लेते, क्योंकि जो आपका ये फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है और आपका रिसर्च है, ये आपका ज़्यादा टाइम लेगा। बाकी सारे जितने भी 7 यूनिट बचते हैं वो आपके 4 से 5 दिन में, ठीक है, 4 से 5 दिन में कवर हो जाएंगे, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है वो आपका फिलॉसफी ही है ना। तो ये है हमारी क्लास नंबर 1 सेकेंड, हमारी ये है क्लास नंबर 21। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अपने अदर फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं इफ दे आर नीडेड। ओके, I don't understand what is happening. Give me a second for fixing this problem. So, अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जिसे इसकी ज़रूरत है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। आपको मेरी क्लास को ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हम अभी अपना प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद कवर कर रहे हैं। प्रयोजनवाद में हमारी एक क्लासेस हुई थी और बिकॉज ऑफ माई पर्सनल प्रॉब्लम मुझे बीच में क्लास को छोड़ना पड़ा था। ओके, तो अब हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत। प्रिंसिपल्स यानी कि आपके सिद्धांत, प्रयोजनवाद के सिद्धांत। इससे क्वेश्चन आ जाता है ना। आपको ये थ्योरी पोर्शन लगेगा कि सिर्फ थ्योरी बस आप पढ़ रहे हो। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन का इंडिकेशन भी देती चलती हूँ। प्रिंसिपल से आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि पहला मैंने बताया था कि ट्रुथ इज चेंजेबल, इससे भी क्वेश्चन बना था पिछले साल में। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज एंड एम्स आर चेंजेबल। वैल्यूज और एम्स, आपके एम्स आर चेंजेबल। ठीक है, यानी आपके जो एम्स है, वैल्यूज है, वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती है। और जो आपके वैल्यूज और एम्स हैं, एम्स जैसे कि भी आपका एम है कि आपको नेट क्लियर करना है ना, नेट क्लियर करना है। बट कुछ टाइम बाद नेट जेआरएफ कुछ भी कर लो, नेट जेआरएफ जो भी आपका एम हो। गिव मी अ सेकेंड प्लीज। तो अभी आपका जो एम है, ठीक है, वो आपका एम है कि आपको नेट और जेआरएफ क्लियर करना है। बट आफ्टर सम टाइम जब आपको ये मिल जाएगा तो आपका ये एम चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे कि अब मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है। कुछ टाइम बाद आपका और भी एम चेंज हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि वैल्यूज, प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग वैल्यूज जो है हमारी और एम्स है वो भी चेंजेबल है, यानी कि चेंज होते रहते हैं। थर्ड थिंग इन्होंने कहा कि उपयोगिता पर बल। इन्होंने उपयोगिता पे बल दिया, यानी
emphasis on utility. यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता पे बल। इन्होंने कहा कि कोई अगर वस्तु है ना, कोई वस्तु है, कोई विचार है, कुछ भी है, अगर वो यूजफुल नहीं है मनुष्य के लिए, अगर वो उपयोगी नहीं है ना, तो वो बेकार है, उपयोगी नहीं है। अगर कोई वस्तु है, प्लीज गिव मी 1 more second प्लीज। अगर वो उपयोगी नहीं है, कोई भी वस्तु है, अगर मान लीजिए एक पेन है ना, ये पेन है और अगर ये उपयोगी नहीं है, कोई भी मान लीजिए पेन है या कुछ भी हो, अगर वो उपयोगी नहीं है तो इनकी नज़र में वो बेकार है। ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है अगर किसी भी वस्तु और किसी भी विचारधारा का, तो वो बेकार है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। अब है आपका विचारों की अपेक्षा ये फोकस करते हैं एक्टिविटी पे। इनका फोकस पूरा एक्टिविटी पे रहता है कि व्यक्ति को हमेशा क्या करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, है ना। ये कर्म पे बहुत फोकस रहते हैं। बस इन्होंने कहा कि सिर्फ अपने आइडियाज, है ना, जो आइडियाज देता है, विचार अपने बताता है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट कौन है, जो कर्म करता है, एक्टिविटी करता है। ओके, फिर उन्होंने एक चीज कहा, इनका फेथ था प्लूरलिज्म पे। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसे कहते हैं बहुतत्ववाद। बहुतत्ववाद, इन्होंने समर्थन किया था बहुतत्ववाद यानी प्लूरलिज्म पे। इनका जो मेटाफिजिक्स है ना, तत्व मीमांसा, वो कहता है, इनका मेटाफिजिक्स यानी कि जो तत्व मीमांसा है, वो कहता है कि ये जो संसार है ना, वो बहुत चीजों से मिलके बना है, बहुत से तत्व हैं, एलिमेंट, बहुत ढेर सारे एलिमेंट से लेके बना है, इसलिए इसे कहते हैं बहुतत्ववाद, प्लूरलिज्म। ओके, ये क्वेश्चन भी आया है, तो ध्यान देंगे आप। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही कि सोशल लाइफ, इन्होंने सामाजिक जीवन पे बहुत बल दिया है, बहुत ही फोकस किया है कि मनुष्य को ना, मनुष्य जैसे है, समाज में रहता है, यानी कि सोसाइटी में रहता है ना, सोसाइटी में रहता है, इसलिए उसे सोशलाइज, उसका समाजीकरण होना बहुत आवश्यक है, यानी सोशलाइजेशन होना मनुष्य का आवश्यक है। और ये समाज, जो समाज है, वो एक मनुष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इनके प्रिंसिपल्स हैं। इसे आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। दैट मीन्स इन्हें पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन इन्हीं सब चीजों से ही बनता है, कहीं और से क्वेश्चन नहीं बनता है, इन्हीं सब पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। पॉइंट वाइज इन्हें लिख लीजिएगा। अब हमें पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, यानी कि जो आपके प्रयोजनवाद है, उसके रूप हमें पढ़ना है। तो प्रयोजनवाद के मुख्यतः 3 रूप हैं। पहला है आपका ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि मानवीय, इसे कहते हैं मानवीय प्रयोजनवाद। ठीक है, इनके अनुसार क्या होता है ना कि मानवीय प्रयोजनवाद उसी चीज को सत्य मानता है जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, जो मनुष्य की डिजायर्स हैं। अगर मनुष्य की डिजायर है
उनकी नीड यानी कि आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में जो चीजें हेल्प करती हैं, है ना, जिस चीजों के द्वारा मनुष्य को, एक ह्यूमन को हेल्प मिलती है उसके डिजायर और नीड यानी कि इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में जो चीज हेल्प करती है, मदद करती है, वो क्या है, वही कहते हैं कि मानवीय प्रयोजनवाद है। ठीक है, इनका मतलब है कि ह्यूमन की जो लक्ष्य है उनको पूरा करना, हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करना, हमारे जीवन का विकास करना, वही सब सारी चीजें सत्य हैं। सत्य को, ट्रुथ को इन्होंने क्या बोला है कि वो सारी चीजें जो मनुष्य के डिजायर यानी इच्छाएं, नीड यानी आवश्यकताओं को पूरा करने में हेल्प करती हैं, वही चीज बस सत्य है, ट्रुथ है, बाकी सब बेकार, झूठ है, असत्य है। दूसरा इन्होंने बोला है प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद यानी कि आपका एक्सपेरिमेंटल आपका प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोगात्मक। इस रूप के, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें जो हम प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट और निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन, वो सारी चीज जिसे हम प्रयोग और निरीक्षण करके साबित कर सकते हैं यानी कि प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीजें सत्य हैं, बाकी सब बेकार है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म कहता है। थर्ड नंबर है आपका बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म यानी कि जीव वैज्ञानिक प्रयोजनवाद। जीव वैज्ञानिक प्रयोजनवाद मनुष्य के कहता है कि मनुष्य जो है ना, अपनी उपयोगिता, अपनी यूटिलिटी और अपने ये कहता है कि मनुष्य जो है, जहां उसको उपयोगिता जिस चीज की होती है, उस तरह से अपने एनवायरनमेंट को अपनी शक्ति से अपने अनुकूल बना लेता है। अपने एनवायरनमेंट को अपने पावर से, मनुष्य में बहुत पावर है, और उस पावर से अपने एनवायरनमेंट को अपने अनुकूल बना लेता है जब उसे लगता है उस चीज की उसको आवश्यकता है और वो उपयोगी है। ओके, तो ये आपका तीनों फॉर्म क्लियर हो गया होगा। बस इससे तीनों फॉर्म यहाँ ऐसे लिखे जा सकते हैं, यहाँ उसकी कुछ मीनिंग लिखी जा सकती है तीनों फॉर्म की, और फिर आपको मैच करना हो सकता है ना। मैच क्या हो सकता है, कोड में लिखा रहता है कि किसका क्या होगा, तो उसको आप कर लीजिएगा। इस सब चीजों को आप पढ़े रहोगे तो बड़ी इजीली आप सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अब प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन। शिक्षा, हमें पढ़ना है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा तो जो प्रयोजनवादी शिक्षा है यानी कि प्रैग्मेटिस्टिक एजुकेशन है, वो कहती है ना कि एजुकेशन एज continuous reconstruction फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसी सब पॉइंट्स से ही पूछता है। ठीक है, तो पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। एन एक्सपीरियंस, जब आप इसका मीनिंग या कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि ये कहना क्या चाहते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इन्होंने एजुकेशन को क्या कहा, एजुकेशन एज कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। इन्होंने कहा कि जो पूर्व संचित अनुभव हैं उनके पुनर्निर्माण एवं पुनर्संगठन की प्रक्रिया है आपकी शिक्षा। यानी कि जो प्रयोजनवादी हैं,
प्रैग्मेटिस्टिक हैं पर्सन है, वो कहते हैं कि अब तक जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, ठीक है, जितने भी प्रिंसिपल निकले हैं, उन्हें नए वातावरण में क्या करना है, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सत्यसिद्ध नहीं होते। जो ये पहले प्रियर चीज को क्या कहते हैं, प्रियर नॉलेज को नहीं मानते, ये क्वेश्चन आया था, प्रियर नॉलेज को नहीं मानते हैं, ये पोस्टरी नॉलेज को मानते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो पहले से प्रिंसिपल्स बने हुए हैं वो हम पूरी तरीके से और कभी कभी आंशिक रूप से उसको सत्य ट्रू साबित नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या करना है, शिक्षा क्या करती है, एजुकेशन क्या करती है, जो ये पहले से प्रिंसिपल संचित है ना, ये प्रिंसिपल जो संचित है पहले से, उन अनुभवों का परीक्षण करके, शिक्षा द्वारा जो पहले से संचित अनुभव है ना, संचित अनुभव है जो पहले से, उनका परीक्षण करना है। शिक्षा के द्वारा इसका परीक्षण करके फिर उसको प्रयोग की कसौटी पे इसको हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके इसको देखेंगे और फिर इसका रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण करेंगे। समझ गए कि मतलब ये कहता है कि जितने भी प्रियर नॉलेज है, ये प्रियर नॉलेज को तो मानता नहीं, पोस्टरी को ही मानता है। ये कहता है जब तक कि हम किसी चीज का एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, हम उस चीज को सही मानेंगे ही नहीं। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि जो पहले से इसका मतलब जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जो सिद्धांत दिए गए हुए हैं, जैसे न्यूटन का लॉ है ना, न्यूटन का लॉ है, ये पहले से दिया गया हुआ है, तो इसको ये या तो आधा सच मानेंगे या तो बिल्कुल सच नहीं मानेंगे। तो इसको फिर क्या करेंगे, इसका ये प्रयोग करेंगे बैठ के, है ना, फिर से या तो पेड़ के नीचे बैठ जाएं, देखें कि एप्पल कहाँ गिरता है ना, तो क्या होगा, ये फिर आपका सिद्ध हो जाएगा, तो फिर नए नॉलेज का रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा है इनका सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस, इन्होंने शिक्षा को कहा कि शिक्षा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि ये बालक का, जो एक बालक होता है ना, बच्चा, ये बच्चा जब जन्म लेता है, जब ये कुछ मंथ्स में होता है, 0 to, आप कहते हैं ना इस तरह 0 to 2 years, है ना, तो 0 to 2 years दैट मीन्स जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सामाजिक नहीं होता है ना, वो सामाजिक नहीं होता है। फिर वो जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी मम्मा क्या करती है, उसको सब चीजें सिखाती हैं, वैल्यूज इसको सिखाती हैं कि हमें बेटा समाज में कैसे रहना है, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा बिहेवियर करना है, हमें अपनी फैमिली के साथ, पहले तो वो फैमिली के बताती है कि हमें फैमिली के साथ कैसा बिहेवियर करना है, फिर वो बताती है कि जो आपके नेबर्स हैं यानी कि आपके जो पड़ोसी हैं उनके साथ आपको कैसे बिहेवियर करना है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपको कैसे बिहेवियर करना है, फिर आपको स्कूल में जाके कैसे बिहेवियर करना है, फिर जब बच्चा स्कूल में गया तो पूरे समाज के बारे में बात करी जाती है कि आपको अपने समाज में कैसे बिहेव करना है, आपको अपने कंट्री में, अपने देश के लिए कैसे बिहेव करना है। तो ये सब किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा संभव है। अब शिक्षा तो आप जानते हो कि इसके दो रूप हैं, है ना, एक तो फॉर्मल है, एक तो इनफॉर्मल है। आप स्कूल में जो सीखते हो वहां से भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि आपका सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन होता है, और आप अपने घर पे अपनी मम्मी द्वारा सीखते हो या अपनी दादी द्वारा या अपने फ्रेंड्स द्वारा, कहीं से भी सीखते हो तो भी आपको क्या मिलती है, सीख मिलती है, सामाजिकरण आपका सोशलाइजेशन होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षा है वो सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस है। फिर एक चीज इन्होंने शिक्षा में बताया गया, इम्पोर्टेंस टू चाइल्ड। इन्होंने बच्चे को महत्व दिया, जैसे कि नेचुरलिज्म में बच्चे को महत्व दिया गया था ना, चाइल्ड जो था, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अगर स्टार्ट हुई तो वो नेचुरलिज्म की वजह से, है ना। तो आपके प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद में भी बच्चे को महत्व दिया गया था। कहा गया कि
जो एजुकेशन है ना, शिक्षा जो है वो इस बालक के लिए है। ये जो बालक है ना, चाइल्ड है, उसके लिए ये शिक्षा बनी हुई है, ना कि ये बालक इस शिक्षा के लिए बना हुआ है। इन्होंने इतना बड़ा इंपॉर्टेंस दिया एक बच्चे को, एक चाइल्ड को, कि जो एजुकेशन है वो बच्चे के लिए है ना, बच्चा एजुकेशन के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो कोट है, ठीक है, एजुकेशन इज फॉर चाइल्ड नॉट द चाइल्ड फॉर एजुकेशन, ये आपके डीवे ने दिया था, डीवे भी कहते हैं कहीं कहीं ने, और ये आ चुका है आपके एग्जामिनेशन में कि ये कोट किसने दिया था और किस दर्शन में इसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो जहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं वो भी मैं आपको इंडिकेट करती चलती हूँ, जो मुझे याद है। जो मुझे याद नहीं है उसको मैं आपको जब क्वेश्चन करा दूंगी तो आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, और कुछ बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि कोर्स कैसे कवर होगा। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि आप इस चीज पे फोकस क्यों कर रहे हो कि कोर्स कैसे कवर होगा। वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो जो आपको पढ़ा रहा है ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो गलत करेगा ना तो ईश्वर है उसे देखने के लिए। आप परेशान मत हो, आप बस अपनी पढ़ाई करो। जो फिलॉसफी का आपका है वो लेंदी है, बाकी सब चीजें बहुत जल्दी कवर हो जाएंगी। आप बस फोकस अपनी पढ़ाई पे करो, ये मत सोचा करो कि कैसे कवर होगा। दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, चलिए, और क्या इन्होंने बताया कि शिक्षा के एजुकेशन के एम इन्होंने क्या बताया। एजुकेशन एम, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने पहले बताया, इससे भी क्वेश्चन आया है शिक्षा के उद्देश्य से भी। तो डेवलपमेंट ऑफ सोशल एफिशिएंसी, सोशल एफिशिएंसी, ठीक है, यानी कि सामाजिक कुशलता का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। सामाजिक कुशलता यानी कि सामाजिकरण बच्चे का होना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरा है कि न्यू वैल्यू क्रिएट करने की एबिलिटी डेवलप करना, न्यू वैल्यूज को डेवलप करने की, यानी कि जो नवीन मूल्य हैं उनका निर्माण करने की योग्यता बच्चे में डेवलप करना। ये नहीं कि जो पहले टाइम से चला आ रहा है उन्हीं सारे मूल्यों को हमको पालन करना है। अगर कुछ नए मूल्य बन सकते हैं तो बच्चा जो आपका चाइल्ड है उससे उसके अंदर डेवलप होने की क्षमता विकसित कराती है आपकी शिक्षा। दैट मीन्स एजुकेशन। थर्ड है ग्रोथ ऑफ पीपल, ये तो लगभग सभी कहते हैं, है ना। तो अगर इकट्ठे आ गया तो एक साथ आ सकता है, अदरवाइज ये नहीं आता कि ग्रोथ ऑफ पीपल। हर कोई दर्शन ये ग्रोथ ऑफ पीपल चाहता है, ठीक है, यानी कि छात्र का विकास। अब है डायनेमिक डायरेक्शन। हाँ, तो ये यूनिक चीज है, ये आप रट लो कि ये डायनेमिक डायरेक्शन की बात करता है, यानी कि जो आपका निर्देशन होना चाहिए वो गतिशील होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। जो आपने अभी कह दिया उस पर रिजिड हो जाओ, आगे मैं अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती, ऐसा आपको नहीं करना है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये मुझे लगता है बहुत बार आया है, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेटिक लाइफ। सीरियसली इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये पूछा गया है कितनी बार कि ये किस फिलॉसफी ये कहती है कि शिक्षा हमारी जो है लोकतांत्रिक जीवन के लिए है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रट लीजिएगा। पॉइंट वाइज लिखते जाइए तो आपका जो नोट्स है वो बहुत बल्कि नहीं होगा, बहुत क्रिस्प वे में रहेगा, जिससे आप रोज रोज डेली उसे टर्न कर सकते हो और ये सब चीजें माइंड में एकदम आपके सेव हो जाएगी। एग्जामिनेशन में आपको रिवीजन करने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इसे हेडिंग्स बस आप लिखते जाते हो। अब हमें पढ़ना है करिकुलम, है ना। करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम। तो ये प्रयोजनवादी जो है प्रैग्मेटिस्टिक क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं एक करिकुलम का निर्माण जब इन्हें करना हो, ये तो कहते हैं कि व्यापक, यानी कि आपका ब्रॉड। पहली बात इन्होंने कहा कि व्यापक होना चाहिए, जो करिकुलम बने वो व्यापक हो यानी ब्रॉड हो।
क्या हो, कोई दिक्कत है? पढ़ा लूं? ओके। उपयोगी यानी कि यूजफुल होना चाहिए। ऐसी चीजें मत बना दो भाई पाठ्यक्रम में जिसका कोई यूज ना हो, बस उसे भर दिया देखने के लिए, है ना। तो ब्रॉड यानी व्यापक हो, यूजफुल यानी उपयोगी हो, और साथ में गतिशील यानी डायनेमिक भी हो। डायनेमिक होने के साथ एक्टिविटी बेस्ड हो। ये नहीं कि बस मुझे थ्योरी पोर्शन बच्चे को पढ़ाना है, कुछ एक्टिविटी करवानी ही नहीं है। और कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन मतलब एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से संबंध हो। ठीक, इस तरह से हमें पढ़ाना है। तो ये चीजें आपके करिकुलम में आती हैं। ऐसे ऐसे आपको प्रैग्मेटिस्टिक जो प्रयोजनवादी हैं वो इस तरह का करिकुलम चाहते हैं। इसमें के कुछ आपके सिद्धांत हैं करिकुलम के, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यानी कि उपयोगिता का सिद्धांत। तो हमें जो अपना पाठ्यक्रम तैयार करना है, बच्चे का पाठ्यक्रम तैयार करना है, उसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वो विषय पढ़ाए जाएं जो उसके भावी जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, यूजफुल हो, उपयोगी हो। दूसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स इंटरेस्ट। चाइल्ड्स इंटरेस्ट की बात आपकी नेचुरलिज्म में भी की गई है, यहाँ भी की गई है। इकट्ठे ये पूछ सकते हैं कि करिकुलम जो इनका कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या क्या प्रिंसिपल ये फॉलो करते हैं। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स इंटरेस्ट, यानी कि बच्चे की हमको रुचियों का, अभिरुचियों का ध्यान रखना है। ये नहीं कि बच्चे को पसंद है ही नहीं और हम पढ़ाए जा रहे हैं। तो बच्चे की अभिरुचियों का ध्यान दे के ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। और फिर थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, यानी कि क्रिया तथा अनुभव। क्रिया तथा अनुभव का सिद्धांत, इसका मतलब है बच्चे को हमें सिर्फ लेक्चर मेथड नहीं यूज करना है कि लेक्चर देते जाओ बच्चा सुनते जाए। हमें उससे एक्टिविटी करानी है, क्रिया करानी है, जिससे वो सीखने में क्या करे, तत्परता दिखाए। ठीक, और अनुभव, जो वो अनुभव गेन कर रहा है। मान लीजिए बच्चा लैब में काम कर रहा है तो क्या वहाँ एक्सपीरियंस गेन करता है ना, अनुभव। तो उसे अनुभव, अपने अनुभव द्वारा भी वो क्या करे, समाज की हेल्प करे। तो अनुभव और आपका एक्सपीरियंस और क्रिया पे बेस्ड होना चाहिए आपका करिकुलम। फिर आपका है फोर्थ नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब है कि सानुबंधिता का सिद्धांत। यानी कि जब आप हिस्ट्री जब पढ़ा रहे हो ना, हिस्ट्री जब पढ़ा रहे हो और पढ़ा रहे हो कि कैसे कंपनीज जो आई थी वो किस नदी पे उतरी, कहाँ उतरी, तो इसके लिए पूरा मैप बना के, है ना, पूरा मैप बना दो कि कंपनी जो आई थी वो कहाँ उतरी थी, कहाँ रुकी थी, किस राज्य में प्रवेश किया। जब आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो फिर वहां पे ज्योग्राफी के थ्रू भी उसे समझाओ। तो क्या होगा, दो सब्जेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक, तो ये चार प्रिंसिपल्स हैं आपके करिकुलम कंस्ट्रक्शन के। आगे मूव करते हैं हम। हाँ, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जिसे आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो किलपैट्रिक थे। ऑब्वियसली आपने नाम सुना होगा इनका, किलपैट्रिक। तो ये जो आपके किलपैट्रिक थे, ये जो प्रयोजनवादी विचारधारा थी इससे बहुत प्रभावित थे, और इसी वजह से इन्होंने जो एक टीचिंग मेथड दिया वो थी आपकी योजना विधि। और ये फर्स्ट पेपर में भी पूछता है और आपके इस पेपर में भी, सेकंड पेपर में भी, यानी कि इसे कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। ये पूछता है किसने दिया है ना, तो ये पूछता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं शिक्षक, टीचर कैसा होता है, टीचर आपके प्रयोजनवादी के अनुसार। तो इनमें भी जो बच्चा है यानी कि चाइल्ड है वही सेंटर में है, जैसा कि नेचुरलिज्म में है। ये कहते हैं कि जो शिक्षक का स्थान है
वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसे क्या देना है, बच्चे को मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस देना है। इससे भी क्वेश्चन एक बार आया था कि प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षक क्या है, तो वो गाइडेंस देने वाला है। ठीक, और आपका बच्चा यानी कि चाइल्ड वो क्या है प्रयोजनवादी के अनुसार, तो ये क्या है, बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है इसका, है ना। यही हमारे क्या है, यही हमारा भविष्य है, फ्यूचर है, बच्चे ही हमारा फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, ये कहते हैं। ठीक, विद्यालय, अब विद्यालय के बारे में ये क्वेश्चन तो आ चुका है, मैं बता दूं आपको। स्कूल को बोला गया है, स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, नहीं, हाँ, ये बोला गया है, स्कूल इज मिनिएचर सोसाइटी, मिनिएचर सोसाइटी, ये कोट आया था, है ना, कि जो विद्यालय होता है ना समाज का, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यही बस पूछा गया है। विद्यालय को बहुत इंपॉर्टेंस इन्होंने दिया है। फिर आता है आपका डिसिप्लिन, अनुशासन, तो इन्होंने स्व अनुशासन, पूरी तरह स्व अनुशासन पे फोकस किया है। यानी बच्चे को हमें, एक तो बच्चे समाज में जाएगा, समाज में वो देखेगा सीखेगा, तो उसके अंदर क्या डेवलप होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन। समाज के सभी लोग अगर अच्छे से बिहेवियर करें, स्व अनुशासित हों, तो बच्चे में भी स्व अनुशासन डेवलप होगा। जैसे कि एक पर्सन है, ये रास्ते में जा रहा है और यहाँ पे कुछ केले के छिलके से मिल गए, तो ये क्या कर रहा है, ये इन्हें उठा के, यहाँ डस्टबिन है, इन्हें वो ले जाके डाल दे रहा है। अब यहाँ पे कोई बच्चा है, ये इसकी सारी एक्टिविटीज को देख रहा है, तो इसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होगा, यानी कि स्वानुशासन डेवलप होगा। ये भी जब रास्ते में कहीं जाएगा और उसे कोई छिलके मिलते हैं, गंदगी मिलती है, तो वो उन्हें डस्टबिन में थ्रो करेगा। ठीक, तो ये है आपका स्वानुशासन। तो आज का आपका प्रैग्मेटिज्म कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ और पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इतने में आपका क्लियर हो जाएगा, प्रैग्मेटिज्म क्लियर हो जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ भी आपको बुक से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और प्लीज टेंशन मत लीजिए, आई एम विथ यू ऑलवेज, और आप सभी का नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, बिलीव रखिए, बस मन लगा के पढ़ाई करिए।